यस, फोर्थ सेम आपका डीएलएड फोर्थ सेम। मैं आज आपको पार्ट नंबर 8 बताऊंगा। मैं माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत मिश्रा। तो आज आपका जो पार्ट नंबर 8 है वह है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित दो लिखित विषयों का अध्ययन और अध्यापन। मतलब क्या है कि हम उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5 से ऊपर की जो कक्षाएं जो हैं वहां पर, मतलब कक्षा 5 से ऊपर की 6, 7, 8, 9 और 10 में जो भी हम विषय जो होते हैं हमारे, हम क्या उनमें पढ़ते हैं और क्या हम अध्यापन कार्य के द्वारा बताते हैं। तो वहां पर आपके 5 पॉइंट भी हैं। पहला आपका है कविता है, दूसरा आपका है निबंध है, तीसरा है आपका यात्रा व्रत जीवनी आत्मकथा पत्र लेखन है, फोर्थ आपका एकांकी वाला नाटक है, पांचवा आपका स्टोरी है, कहानी है, और पॉइंट नंबर 6 पर आपका आता है निवार्य देववाणी आपकी संस्कृत। तो पहला इसमें पॉइंट है हिंदी कविता पद्य। तो पद्य के बारे में तो हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि पद्य साहित्य वह साहित्य होता है, यह साहित्य का ही एक भाग है, अंग है। इसे साधारण भाषा में कविता कहा जाता है। और कविता क्या होती है? मानव मन की अंतर्निहित पीड़ाओं, आकांक्षाओं तथा मनोभावों को लंकारिक प्रकटीकरण है। यह सूक्ष्म और लंकारी विव्यंजना है। मतलब कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो साहित्य होता है वह मानव जीवन का ही एक भाग होता है, और मानव जीवन के संपूर्ण भाग में जो कुछ भी वह महसूस करता है, भले भाव, अच्छे भाव, बुरे भाव, आकांक्षाएं, मनोभाव, तो वह जो कुछ भी प्रकट करता है उनका प्रकटीकरण, मतलब उनका प्रस्तुतिकरण आपका अलंकारों के माध्यम से, रसों के माध्यम से करना ही कविता है। कविता क्या है, इस संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। कुछ विद्वानों के विचार ऐसे हैं। संस्कृत के आचार्य, सबसे बड़े आचार्य जो हैं वो आपके कहते हैं, विश्वनाथ साहब ये कहते हैं कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, कि जो आपका रसपूर्ण वाक्य है वही आपका काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा हमारी सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की सुरक्षा और निर्वाह होता है। मतलब कहते हैं कि वह कविता वह एक साधन है जिसके द्वारा ये जो पूरी प्रकृति जो हमको दिखाई देती है, यह हमें राग और लय के साथ में हमको ये सब कुछ प्रदान करती है। फिर आपके अगले आचार्य हैं मम्मट, कहते हैं दोष से दूर गुणयुक्त प्राय अलंकृत और कभी अलंकृत शब्द और अर्थ काव्य है। मतलब कहते हैं कि जिसमें दोष ना हो और जिसमें गुण भरे हुए हों और जो अलंकारों से बना हुआ हो वह ही काव्य है। ये आपके मम्मट साहब, जो कि आचार्य विश्वनाथ के जो विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं, वह ये बात कहते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात है उपयुक्त जो भी हमने आपको परिभाषाएं दी, यहाँ पर कोई भी हम ये कहें कि कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं है, क्योंकि कविता मानवीय जो भावों की सहज अभिव्यक्ति है, कि मतलब मनुष्य के भाव बिल्कुल साधारण तरीके से हम कैसे व्यक्त उनको करते हैं, जिसमें सुख दुख की और स्वर साधना की उपयुक्त पदों में प्रकाशन है। मतलब हम उसमें क्या करते हैं कि हम अपनी जो मन की साधना है, मन के भाव हैं, हम उनको जागृत करते हैं। जिसमें अल्पना के बारे में कि हम सोचते जाते हैं, जो बातें नहीं सोचनी है वो भी सोचते, तथा बुद्धित्व, कल्पना और बुद्धि के मिश्रण से हम कोई वाक्य, कोई भी कविता कहते हैं, और यह मनुष्य को स्व तथा पर के संयोजित भावों से ऊपर उठाकर मनुष्य तत्व की अवस्था में पहुंचाती है। यह क्या है, स्व होता है अपना और पर होता है पराया। तो यहाँ पर क्या है कि हम स्वयं के लिए और
पराई के लिए जो भाव होते हैं, हम उन सबको भूल करके अपने कार्य पर विश्वास करते हैं और हम उसको सहज विभक्ति देते जाते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है आपका पॉइंट आता है कविता की विशेषताएं। कविताओं की क्या विशेषता होती है, हमें उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहली है कि अनुभूति की तीव्रता, ये पहला पॉइंट है। ये कहता है कि जब कवि की अनुभूति तीव्रतम, मतलब जब वह महसूस करना बहुत तीव्र वेग से चालू कर देता है, तब नायास ही कविता के रूप में उसके भाव प्रस्फुटित हो जाते हैं, मतलब प्रकट हो जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि को इसी ढंग ने विश्व का बहुत बड़ा कवि बना दिया था कि मतलब जो आचार्य जो वाल्मीकि थे, वह केवल यही जो उनका ढंग था, जो बाघ मतलब जो बगलों को देखकर जो व्याध ने जो तीर मार दिया था, और उन बगलों के मरने पर जो दुख वाल्मीकि को हुआ, वह दुख से ही पहली कविता आपकी पैदा हुई। तो क्या है कि जब आपकी अनुभूति, मतलब आप जो महसूस कर रहे हैं वह बड़े ही तीव्र वेग से आती है, तब आपकी कविता बन जाती है ना। वो मैथिली शरण गुप्त साहब ने भी एक वो पोइम एक कही थी, 2 पंक्तियां कही थी कि वो कही थी कि पीड़ा होने लगती है जब मेरे मन के भावों से खुद ही शब्द निकल पड़ते हैं अंतर मन के भावों से। मतलब जब मेरे मन में जो पीड़ा बहने लगती है, तभी वो जो शब्द हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। दूसरा आपका रसानुभूति की प्रबलता। सेकंड पॉइंट है आपका, ये कहता है कि कविता और आपका रस ये एक दूसरे पर ही आश्रित हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे को समझ पाना संभव ही नहीं है। मतलब अगर हम कोई भी कविता पढ़ते हैं, अगर वह दुख भरी है तो हमको शोक होगा, ऋण होगा, हमको रस प्राप्त उसमें से। हास्य की है तो हास्य हमको प्राप्त होगा, वीरता की है तो वीरता हमको प्राप्त होगी। तो हम जिस भाव की कविता पढ़ते जाते हैं, जिस में डूबी हुई हम कविता पढ़ते जाते हैं, वह सारी कविताएं आपको किसी ना किसी प्रकार का रस प्रदान करती हैं। तो कविता पाठक का जो लोक है जगत में ले जा करके उसको तरह तरह का उसको रसपान करवाती है, इसलिए यह कविता कही जाती है। अच्छा, तीसरा आपका रमणीय अर्थ प्रतिपादक। कविता आपका रमणीय अर्थ का मतलब है कि यह विचरती हुई, बहुत ही मतलब पावन भावों से विचरने वाली चीज है, घूमने वाली चीज है, जो कि मनुष्य को आनंद प्रदान करती है। फोर्थ पॉइंट आपका है कि सत्यम एवं आपका सुंदरम। मतलब कविता जो है वह आपके सत्य, शिव और आपके सौंदर्य के दर्शन कराने वाली है। यह लोक भावना, मतलब मानव समाज के लिए बड़ी ही लाभदायक और लोक कल्याणकारी वस्तु है, या लोक कल्याणकारी विधा है। इससे क्या होता है कि हम साहित्य से मानव जीवन और मानव समाज का भला करने के बारे में विचार करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कविता आपके शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, कि हमको कविता का ज्ञान क्यों देना चाहिए। तो ये क्या है कि पहला पॉइंट कहता है कि काव्य में छात्रों की रुचि को उत्पन्न करना तथा उन्हें काव्य के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब बच्चों के मन में काव्य के प्रति इच्छा जागृत हो, और हम उनको जब वह काव्य पाठ करें या कविता पढ़ें तो हमें उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए। सेकंड पॉइंट कहता है लय ताल और भावानुसार कविता पाठ कराकर तथा कवि के भावों को भली बात समझकर छात्रों को रस प्रदान करना चाहिए। मतलब कविता का कौन सा उसमें अलंकार प्रयुक्त हुआ है, रस कौन सा हुआ है प्रयुक्त, ये सब बातों का काव्य पाठ के दौरान ही उन्हें बता करके और कविता के मूल भावों को बता करके ही हमें छात्रों को काव्य पाठ के बारे में बताना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि छात्रों को भाव भंगिमाओं तथा
आरोह अवरोह के साथ कविता पाठ का अभ्यास करवाना चाहिए। मतलब कैसी जैसी हम पोइट्री पढ़ते जाते हैं हमको अपने भाव और अपने चेहरे के हाव भाव भी ऐसे बनाने चाहिए, और उतार और आपके चढ़ाव पर भी हमको ध्यान देने चाहिए, और बिल्कुल इसी प्रकार से कविता का अभ्यास भी करवाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि छात्रों में कवि के भावों, अनुभूतियों और कल्पनाओं की परख करने वाली योग्यता को विकसित करना। कि मतलब जो छात्र है वह कवि के भावों को समझे, वह क्या कहना चाहता है, वह कितनी दूर तक उसकी सोच के जो जानवर है वो दौड़ रहे हैं, वहाँ तक उसे विचार करना चाहिए। और यही जो आपकी योग्यता है यह छात्रों में भी विकसित करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि छात्रों को कविता की भिन्न भिन्न शैलियों से परिचित करवाकर उन छात्रों को जो शैली सबसे अच्छी लगे उस शैली में उन बच्चों को उन शैली में बच्चों को हमें ज्ञान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि छात्रों का चरित्र निर्माण, हमें बच्चों के अच्छे कैरेक्टर के लिए भी कार्य करना चाहिए, और हमें छात्रों को अच्छे अच्छे महानतम व्यक्तियों के चरित्र के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि बच्चों का चरित्र बहुत ही अच्छा और उत्तम हो सके। अच्छा, पहला इसमें जो है और उपयुक्त के लिए काव्य शिक्षण के लिए बहुत सारे उद्देश्य भी दिए गए हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, पहला पॉइंट। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम छात्रों को आपकी शब्दों की योजना, शब्दों की शक्तियाँ, अलंकार, छंद तथा काव्य संबंधी जो भी पक्ष होते हैं, सभ्यता तथा संस्कृति का ज्ञान करवाना इसी उद्देश्य में सम्मिलित होता है। मतलब हम छात्रों को काव्य के जितने भी रूप हैं हम उन सबसे उनका परिचय करवा दें। सेकंड है आपका कौशलात्मक उद्देश्य। इन उद्देश्यों को दो लिखित रूप में समझा जा सकता है। हम इनको जैसे पहला आपका श्रवण, आपका कौशल, तो छात्रों को मनोयोग से किसी भी बात को जानने और उसको कानों से सुनने के लिए, और बात को जानने के बाद वह क्या कहना चाह रही है उसका भाव को पाने के लिए, और भाव की अनुभूति की योग्यता हमें प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चों में कविता के प्रति उसको जानने का भाव पैदा हो। दूसरा है पठन कौशल। पठन कौशल है कि कविता को पढ़ने का ढंग, कविता को पढ़ने का ढंग है कि उचित आपकी गति, लय में कविता पाठ करना तथा कविता का अंश जो है, भाग जो है, उसके बारे में उसको लेते हुए हमें वह क्या हमें प्रदान करना चाहती है यह भी बताना। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि छात्रों को ऐसी योग्यता प्रदान करना कि वे कविता का अर्थ और भाव को जानकर सौंदर्यानुभूति और परमानंद की भूति कर सके कि उसमें क्या सौंदर्य और क्या परम आनंद की प्राप्ति होने वाली है, यह भी हमें छात्रों को बताना है। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि छात्रों को पठित कविता के भावों को अपने शब्दों में कहने तथा उसके गुण दोषों को जानने में दक्ष बनाना। मतलब विद्यार्थी को हम ऐसा करते हैं कि एक किसी भी कविता में कोई भी गुण हो या कोई दोष हो तो वह भी छात्र अपने आप ही जान सकें और उसके बारे में हमको बता सकें। पॉइंट नंबर आपका 3 है रुच्यात्मक उद्देश्य। मतलब छात्रों में पद्य साहित्य के प्रति उनकी जिज्ञासा को उत्पन्न करना ताकि वह काव्य की ओर उनका मोहित हो काव्य पर और काव्य की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। चौथा है पॉइंट है विवृत्यात्मक उद्देश्य। मतलब छात्रों की बुद्धि के ढंग को ध्यान में करते हुए उनको जो है आदर्शों के निर्माण के बारे में और समाज में कैसे आदर्शों को स्थापित करना है, ये सब बातों का आचरण विकसित करने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए और बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। तो ये यहाँ तक आज मैं आपको बताया हूँ पाठ नंबर 8 आपका, है ना। और
नेक्स्ट आपका आता है कि कविता को सीखने की विधियां। तो कविता को सीखने की कई प्रकार की विधियां हैं। पहली विधि है आपकी गीत विधि। पहली कौन सी विधि? आपकी गीत विधि। गीत विधि फर्स्ट विधि। सेकंड आपकी कौन सी विधि है? सेकंड आपकी अभिनय विधि है। सेकंड आपकी अभिनय है विधि, है ना। तो पहले हम आपको ये दो विधियां बता देते हैं। पहली विधि में क्या है कि पहली जो विधि है कि सॉन्ग विधि, जो मतलब है सॉन्ग मेथड, जो आपको गीत विधि में क्या होता है कि अध्यापक जो है वह सुर ताल वन लय के साथ बाल जो होते हैं गीत, बच्चों के जो गीतों को गाता है और छात्रों से भी वैसे ही करवाने का प्रयास करता है। प्राय बाल गीतों के जो भाव होते हैं और जो मतलब होते हैं वो बहुत ही सहज होते हैं और लेकिन सहज होते हैं, लेकिन इनका कोई ज्यादा महत्व इतना नहीं होता। केवल बालकों को सस्वर पाठ करवाना और सुर लय ताल का ज्ञान देना और बालकों का परिचय संगीत से भी हो, यह भी बताना इस गीत विधि का उद्देश्य होता है। और प्राथमिक स्तर पर कविता के ज्ञान के लिए यह विधि सबसे अच्छी मानी गई है। मतलब हम बच्चों को कोई एक बाल गीत बताते हैं, अध्यापक बताता जाता है और फिर बच्चे अध्यापक को देखकर बिल्कुल वही प्रकार से गाते हैं। तो यह जान करके यह विधि बहुत ही अच्छा होती है, बढ़िया विधि है आपकी। सेकंड आपकी अभिनय विधि है। ये विधि में भी अध्यापक जो भी गेय कविताएं होती, गाए जाने योग्य कविताएं होती हैं, वह अपने भाव भंगिमाओं के साथ, हाथों के इशारों से, मुंह के इशारों से हम वह बताता है और वह इस प्रकार का अभिनय करते हुए बच्चों को पढ़ाता जाता है। और यह विधि द्वारा बालकों में कविताओं के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है, बच्चों को सीखने के प्रति प्रेरित किया जा सकता है। तीसरी आपकी अर्थबोध विधि। यह क्या है विधि है? यहाँ पर क्या करते हैं कि हम बालकों को उनकी इच्छा और उनको किस में परम आनंद की प्राप्ति होगी, यह स्वयं ही कविता का प्राध्यापक भाव बताता चलता है, व्याख्या करता चलता है। तो यह जो प्रणाली है वह बहुत ही दोषपूर्ण है और पाने योग्य नहीं कही जाएगी। चौथी आपकी है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में क्या है कि इस विधि में अध्यापक एक एक पद लेकर के उसका भावार्थ बताते हुए कवि का दार्शनिक मत, मतलब क्या वह आपकी दर्शन संबंधी बातें कह रहा है, प्रवृत्ति और उस कविता की क्या शैली है, परिस्थिति क्या है, कविता की भाषा क्या, अलंकार क्या है और उसमें क्या क्या साहित्यिक सोपानों का प्रयोग किया गया है, यह वह बताते हुए चलता है। और साथ ही साथ उसमें क्या भीतरी कथा का भी ज्ञान करवा देता है। यह विधि आपकी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब पहली और कक्षा 7-8 तक की कक्षाओं के लिए यह विधि बेस्ट नहीं मानी जाती है। पांचवी है आपकी खंडान्वय विधि। ये विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर से मतलब है कि हम प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उत्तर देंगे। तो ये विधि जो है वह वर्णनात्मक और आपके ऐतिहासिक जो पद होते हैं उनको पढ़ाने के काम में प्रयोग की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट विधि आपकी तुलना विधि। तीसरी थी अर्थबोध विधि। चौथी आपकी व्याख्या विधि। पांचवी आपकी खंडान्वय विधि और नंबर जो आपका आता है 6 नंबर पे आपका आती है तुलना विधि। पॉइंट नंबर 7 पे आपकी आती है आपकी समीक्षा विधि और पॉइंट
नंबर आपका 8 पर जो विधि हम पढ़ने वाले हैं वह है व्यास विधि। अच्छा, तुलना विधि क्या है कि ये वाली जो विधि है तुलना विधि में कविता का स्पष्टीकरण करने के लिए छात्रों को उस कविता का भाव समझाने के लिए बिल्कुल उनके सामने वैसे ही प्रकार की उसी भाव पक्ष की हम दूसरी कविता उनको प्रदान करते हैं और फिर यह कहते हैं कि इन दोनों को समझो और परखो और तुलना करो कि ये दोनों ही कवियों के भाव पक्ष एक जैसे कैसे हैं और ये कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यह विधि में छात्रों में तर्क शक्ति और विवेचन शक्ति का भी विकास संभव होता है और यह ज्ञान विस्तार में बहुत सहायक है। मतलब यह आपके ज्ञान को ज़्यादा विस्तृत करने के लिए बहुत सहायक है। यह विधि माध्यमिक और उच्च कक्षाओं के लिए बहुत अच्छी है, किंतु माध्यमिक कक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं। मतलब बीए और एमए और फर्स्ट ईयर 12th के लिए तो बढ़िया है, लेकिन कक्षा 6, 7, 8 और पहली, दूसरी, तीसरी के लिए ये सही विधि नहीं है। उसके बाद आपकी आती समीक्षा है विधि। यह क्या है कि समीक्षा विधि में प्रश्नोत्तर विधि का सहारा लेकर कविता के गुण और दोषों का जांच करते हैं और विद्यार्थी आलोचना का जो उसमें जो नियम है वह बताकर सहायक पुस्तकों की सहायता से समष्टि रूप से एक कवि की रचनाओं तथा कविताओं की समीक्षा करने को कहता है। मतलब उसके गुण और दोषों को जानने की बात कहता है। यह प्रणाली भी बीए और एमए मतलब आपकी उच्च कक्षाओं में बहुत लाभदायक है, माध्यमिक में भी यह लाभदायक नहीं है। लास्ट आपकी है व्यास विधि। व्यास विधि से आप जानते हैं कि जब आपका गांव में श्रीमद् भागवत बैठी होती है तो व्यास पीठ होता है। व्यास पीठ पर पंडित जी या फिर जो भी शास्त्री हो कथावाचक बैठा होता है और वह व्यास विधि में भागवत का पाठ करता जाता है और भागवत पाठ में क्या होता है, जो भक्त होते हैं वो केवल उस पर ध्यान देते हैं, बीच में वैसे प्रश्न नहीं करते, बात नहीं करते। तो यह विधि क्या है, यह विधि प्रधान कविताओं के ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये विधि में कथावाचक की तरह ही प्राध्यापक व्याख्यान देता है और यहाँ पर इस विधि में स्पष्टीकरण हेतु दृष्टांतों मतलब उदाहरण, सूक्तियाँ और बहुत सारी कहानियों का सहारा लेकर कविता की व्याख्या की जाती है। और यह विधि अध्यापक का जो महत्वपूर्ण ज्ञान है कि अध्यापक को कितना भीतरी ज्ञान है यह बताती है। और यहाँ पर क्या है कि विषय के ज्ञान के लिए ये परम आवश्यक विधि है। तो संपूर्ण जो भी हमने आपकी कविता को सीखने की जो विधियां थी वो आपको बताई और इन्हीं विधियों के माध्यम से हम बालकों को कविता का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है यही वाले पाठ में, अध्याय पाठ में, कविता सीखने के सोपान। पहला है सामान्य प्रारंभिक बातें। तो सामान्य प्रारंभिक बातें, पहला पॉइंट ये कहता है कि पाठ योजना के प्रारंभ में दिनांक, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि, विषय आदि को लिखा जाएगा। बस सामान्य प्रारंभिक बातें आप देख रहे हैं कि मैंने ये बोर्ड बनाया है तो आपका टाइमिंग लिखा है, पीरियड लिखा है, कौन सा विषय पढ़ा रहा हूँ, कौन सा विषय पढ़ा रहा हूँ, तो यह जानकारी कौन सी कक्षा के लिए है, क्या है, यह सब हमको सामान्य प्रारंभिक बातों में बतानी चाहिए। सेकंड है सामान्य उद्देश्य। तो मतलब क्या है कि कविता के ज्ञान के लिए सामान्य उद्देश्यों को लिखा जाएगा, वह हम आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बालक बताएगा। तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य कि प्रस्तुत पद्यांश या कविता को पढ़कर छात्रों को किस उद्देश्य की प्राप्ति हुई यह भी उसमें लिखा जाए। चौथा है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपके चार्ट, चित्र, शामपट, डस्टर आदि जो हम प्रयोग करते हैं हमको उन सब का ज्ञान दिया जाए। पॉइंट नंबर 5 कहता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से मतलब है कोई भी अगर हम कविता बच्चों को बता रहे हैं तो उस प्रस्तुत प्रसंग के बारे में छात्रों को पहले से कितना पता है, यह ही हमारा पूर्व ज्ञान कहलाता है। पॉइंट नंबर 6 आपका है प्रस्तावना। तो प्राध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए प्रस्तावना बनाएगा और वह निम्न विधियों को अपना करके अपना कार्य करेगा। पहली विधि, पहला पॉइंट आपका छात्रों से कतिपय प्रश्न पूछकर, मतलब पहले वो क्या करेगा, काव्य पाठ चालू करने से पहले छात्रों से पहले
प्रश्न करेगा। सेकंड है समान भाव की कविता का पाठ करके उस पर आधारित प्रश्न पूछेगा, मतलब जो कविता वह बता रहा है वह न बता करके दूसरी कविता बिल्कुल वैसे ही भाव की बताएगा और उससे संबंधित प्रश्न भी पूछेगा। तीसरा है कि शॉर्ट में कवि का परिचय देगा, मतलब वह जो जिस कवि की कविता का पाठ वह कर रहा है तो वह क्या करेगा कि उस कवि का एक बहुत ही शॉर्ट परिचय बच्चों को बताएगा ताकि बच्चों को कवि के बारे में भी जानकारी हो सके। पॉइंट नंबर 7 आपका उद्देश्य कथन। यह कहता है कि आपके रोचक जो भी आपके आएंगे वर्ड, रोचक वर्डों को शॉर्ट में उद्देश्य कथन करना चाहिए, मतलब हमको क्या इसका सार जो आ रहा है वह उद्देश्य कथन के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 आपका है प्रस्तुतिकरण। तो क्या है कि पाठ्य सामग्री या जो भी हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं हमें उसका ब्यौरा देना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 है आदर्श पाठ। तो आदर्श पाठ में क्या है कि प्राध्यापक चित्त स्वर लय ताल के साथ में बच्चों को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत पदखंड काव्य का व्याख्यान प्रस्तुत करेगा, मतलब वह सही सुर लय ताल के साथ साथ बच्चों को कविता का ज्ञान प्रस्तुत करेगा। पॉइंट नंबर जैसे आपका अनुकरण पाठ। तो अनुकरण पाठ में है अध्यापन के निर्देशन में छात्रों द्वारा अनुकरण पाठ भी किया जाएगा, मतलब पहले अध्यापक बोलेगा फिर बाद में अध्यापक को देखते हुए छात्र भी उसका पाठ करेंगे। पॉइंट नंबर 11 है बोध परीक्षा प्रश्न। बोध परीक्षा प्रश्न कहता है भाव बोध की परीक्षार्थ अध्यापक छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेगा, मतलब बुद्धि के ज्ञान का पता करने के लिए भी अध्यापक छात्रों से प्रश्न करेगा। पॉइंट नंबर 12 है काठिन्य निवारण। तो वहां पे काठिन्य से मतलब है कि कठिनाइयों का दूर करना। तो प्रस्तुत पाठ में जो भी परिच्छेद विलोम शब्द कथन मुहावरे लोकोक्तियां सूक्तियां कठिन आपके शब्द जो भी आएंगे वह उनको उदाहरण और अभिनय के द्वारा उन दिक्कतों को अध्यापक दूर करेगा। पॉइंट नंबर 13 है सस्वर पाठ। तो मतलब क्या है कि अध्यापक कहेगा छात्रों से कि वह जो कुछ भी पाठ करें वह अपने जोर जोर से बोल करके स्वर के साथ अपना पाठ करें। अरे भैया पानी आ जाए। अच्छा पॉइंट नंबर 14 है आपका भाव विश्लेषण। भाव विश्लेषण में अध्यापक द्वारा छात्रों से भाव बोध के परीक्षार्थ प्रश्न पूछे जाएं, मतलब कि उसने जो है कविता पढ़ी है वह किस भाव पर आधारित है, तो वही वाले भाव से संबंधित हम बच्चों से प्रश्न पूछें। पॉइंट नंबर आपका 16 अनुकरण वाचन। यह कहता है कि पहले प्राध्यापक ज्ञान देगा फिर उस प्राध्यापक को ज्ञान देते हुए बच्चे ज्ञान लेंगे और जैसे जैसे वह ज्ञान को प्राप्त करते जाएंगे वह और ज्यादा कविता की भावभूमि को जानने में सहायक होंगे। पॉइंट नंबर 17 आपका कहता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति से कहते हैं कि बार बार अभ्यास, पूर्ण अभ्यास। तो क्या है कि बालकों को कविता के पाठ के लिए हमें कहना चाहिए कि वह अपने अभ्यास पर ध्यान दें और अपनी आत्मा के से उसकी जांच परख करते हुए वह उसको जानते जाएं और सीखते जाएं। और पॉइंट आपका 18 नंबर कहता है गृह कार्य। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमने कविता पढ़ी पाठ पढ़ा उसी पाठ से संबंधित होमवर्क भी हमें बच्चों को देना चाहिए। तो ये तो था आपका पाठ नंबर 8 उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में 2 लिखित सामग्री का अध्ययन पाठ करना। अच्छा ये पाठ के 2 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये पूछता है कि मैंने बताया था कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह जो सूक्ति है ये किसने कही है, तो इसमें आपके दिए हैं आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य अविनाश शुक्ल। तो यह आपकी पहले बताया था कि संस्कृत के बड़े विद्वान विश्वनाथ साहब ने ये वाक्य कहा था कि रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य कहा जाएगा। तो यह आपके आचार्य विश्वनाथ की सूक्ति है।
बहुविकल्पी प्रश्न नंबर आपका 2 है कि अधोलिखित से कविता की विशेषता नहीं है। पहला आपका ऑब्जेक्टिव है बहुविकल्पी का जो पॉइंट है वह अनुभूति की तीव्रता, बा जो पॉइंट है वह रसानुभूति की प्रबलता, तीसरा आपका है रमणीयता की प्रतिपादक, और चौथा है व्याकरण निष्ठता। तो दो लिखित में जो भी हमने कविता की विशेषताएं पढ़ी उनमें व्याकरण निष्ठता का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो दो लिखित में कविता की विशेषता व्याकरण निष्ठता नहीं है। तो ये आज आपका बहुविकल्पी भी प्रश्न 2 ही थे, अब मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। तो आज आपका पाठ नंबर जो 8 है वह संपूर्ण होता है। कल हम आपको पाठ नंबर 9 निबंध के बारे में बताएंगे सोमवार को। तो आज आप लोग यहाँ तक अपनी तैयारी करें 4th सेम के बच्चे, और अपना पूरा इस पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें। यही बातों के साथ मैं डॉक्टर शांत कुमार मिश्रा आपसे इजाज़त मांगता हूँ। धन्यवाद आपका बच्चों, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मेहनत की और अपने अपने 2nd 4th के सेमेस्टर के एग्जाम के लिए भी तैयार रहें और पाठ्य पुस्तकों पर अपना विशेष पूर्वक ध्यान दें। इन्हीं के साथ मैं प्रशांत देव आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका आभार आपका बच्चों। DLED 4th सेम।